Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar where we cover daily current affairs with you. आज के इस सेशन में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं. मैं आपके सामने पहले एक लिस्ट रख रही हूँ और उसके बाद उससे पहले ही कर देना है आपको तो सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दीज वीडियोस विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. सो आप सेशन को लाइक कर सकते हो अपनी अटेंडेंस मार्क करके सेशन को लाइक कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो सेशन कैसा लग रहा है. और जो बताते हैं आई एम रीडिंग दोज कमेंट, तो थैंक यू फॉर गिविंग सच नाइस कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप तक पहुंचती रहें. अब यहाँ पर ये एक लिस्ट आपके सामने है जो हमें कवर करनी है. ईजी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो पहले कुछ आर्टिकल्स जो आप देख रहे हो, रेड ईयर्ड स्लाइडर, सो ये बेसिकली स्पीशीज है, तो आप इसको जीएस पेपर 3 से जैसे लिंक कर सकते हो, राइट. कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से स्पीशीज हैं एंड एवरीथिंग अराउंड इट, जो भी है हम पिक्चर के थ्रू पढ़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि देखो जितना पिक्चर्स के थ्रू स्पीशीज को याद रखोगे उतना फ़ायदा होगा. शॉर्टर मेडिकल कोर्सेज फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जीएस पेपर 2 में आप हेल्थ और गवर्नमेंट पॉलिसी से इसको लिंक कर सकते हो. जीएस पेपर 2 हेल्थ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है. तो यहाँ पर ये बेसिकली न्यूज़ जो है, वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रपोज किया है एक शॉर्टर मेडिकल कोर्स फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. तो इसके क्या प्रपोज किया है, इसके बेनिफिट्स, इसके ड्रॉबैक्स और इवन जो डॉक्टर्स का स्टेटस है इन रूरल इंडिया एज पर द रिपोर्ट, रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक रिपोर्ट क्या कहती है, तो वो भी जानेंगे. काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे, तभी बोल रही थी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. बेली इज एज फ्री ऑफ मलेरिया, तो ये कंट्री कहाँ पर है, ये तो आपका मैप ही हो गया, मैप बेस्ड प्रैक्टिस उसको करेंगे. और मलेरिया के बारे में या आप ही मुझे बताओगे कौन सा मॉस्किटो क्या नाम है कमेंट सेक्शन में. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे थीम, और इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बात करेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. फर्स्ट एडिशन प्रिंट ऑफ द बुक द 10 प्रिंसिपल उपनिषद्स फ्रॉम 1937, तो यहाँ आप जीएस पेपर 1 से लिंक कर सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. काफ़ी उपनिषद्स के बारे में आज काफ़ी अच्छे से जानेंगे. और एडिटोरियल जो आया है आज वो हम बात करेंगे, लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया. सो बेसिकली डिजिटल इंडिया बिल को लेकर ये आर्टिकल प्रपोज जो बिल है वो आर्टिकल उसको लेकर है ये आर्टिकल. लेकिन इसमें पॉइंट्स जो है वो क्या है, मैं आपको एज एन जितना सुनोगे, जैसे मैं बोलती हूँ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, फ़ायदा होगा. सो ये जो लाइन सामने लिखी हुई है इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, बाद में दे लेना, बहुत टाइम है आपके पास. लेकिन अभी जो मैं बोलूँगी उसको सिर्फ ध्यान से सुनते रहना. एक बार सुन लोगे तो सारा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा और फिर आप कुछ भी लाइन हो, देखो रीडिंग इनटू द लाइंस वाली हैबिट जो है वो हटा, रीडिंग इनटू द लाइंस तो करना है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पर रीड करती रहूँ और आप वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक से लेते हैं. अब सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि इसकी ज़रूरत क्या है. ऐसा है कि हमारे पास आईटी एक्ट ऑफ 2000 है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है. जब ऑलरेडी एक एक्ट है तो फिर ये बिल लाने की क्या ज़रूरत है, अपने आप में एक सवाल है. और ये आप जीएस पेपर 2 से, ये आर्टिकल आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो, दोनों सेगमेंट से. जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसी से और जीएस पेपर 3 में रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिजिटलाइजेशन, उससे भी रेलिवेंट है, ठीक है. सो डिजिटल इंडिया बिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, दे विल सून कम अप विद द एक्ट ऑल्सो. सो इट विल रिप्लेस द आईटी एक्ट 2000. मतलब आप लगा लो आईटी एक्ट 2000, 23 साल हो गए इस एक्ट को, और अब इसको रिप्लेस करके इस पर्टिकुलर न्यू लेजिस्लेशन की बात करी जा रही है, जिसका एम है जो एमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना डिजिटल स्पेस में, जैसे कि यूज़र हार्म, कंपटीशन और मिस इन्फॉर्मेशन. देखो 23 साल पहले आपकी कुछ और सोच रही होगी, 23 साल बाद आप एक नए इंसान, नई सोच, नया नज़रिया, नया पर्सपेक्टिव हुआ होगा. 23 साल पहले कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो चैलेंजेस नहीं थे, 23 साल बाद चैलेंजेस आ गए, राइट. तो 23 साल बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है. अब यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और डिजिटल स्पेस में जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं तो
मतलब हर दिन यू हैव टू बी अपडेटेड, 6 महीने बाद ही कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। और जैसे जैसे आप अपडेट हो रहे हो, जैसे जैसे हम ग्रोथ की बात करते हैं, वैसे वैसे आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। लेकिन हर एक टेक्नोलॉजी की साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आपको लगाने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शंस एज इन लिमिटेशंस, क्योंकि जो चीज़ आपको बेनिफिट दे रही है हर सेक्टर में, लेट्स से फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो उसको आपको लिमिटेशंस भी लगानी पड़ेगी, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, जहाँ पर सारी कंट्री साथ में आ भी रही है। सो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चैलेंजेस हैं। तो ये जो बिल है, ये जो एक्ट बने, बिल है अभी फिर एक्ट बनेगा, सो बेसिकली यहाँ पर गोल यही है कि जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, कंपटीशन, मिस इन्फॉर्मेशन तो डिजिटल स्पेस में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उनको एड्रेस करना है। और ये करंट लीगल फ्रेमवर्क को अपग्रेड इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाए। सो वन ऑफ द चेंजेस दैट इज बीइंग प्रपोज हेयर ना, अगर आप देखो तो करंट रेगुलेटरी रेजिम में क्या इनएडुकेसी है। सो वन ऑफ द चैलेंजेस, जैसे कि मैं बात कर ही रही थी, दैट इज बीइंग प्रपोज्ड, वो क्या है, वो ये है कि डिजिटल इंटरमीडियरीज का कैटेगराइजेशन इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। देखो, ई कॉमर्स प्लेयर्स एक तरफ हो गए, सोशल मीडिया कंपनीज जैसे गूगल, सॉरी एक तरफ हो गया फेसबुक, ट्विटर, एक तरफ लगा लो अमेजन, फ्लिपकार्ट हो गया, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ सर्च इंजन हो गए। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या था ना, इनएडुकेसी कहाँ पर थी उसको जानते हैं। इनएडुकेसी ऐसी थी कि जो एग्जिस्टिंग आईटी एक्ट है ना, उसके अंदर यूजर और इंटरनेट के बीच में जो इंटरमीडियरी है उसको डिफाइन करने के लिए बहुत, वो टर्म अपने आप में मतलब दैट इज वेरी ब्रॉड। जैसे आपको और जैसे बीच में आपके इंटरमीडियरी कौन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्विटर है या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, आज तो चाहे वो जीवन साथी हो, मैरिज पोर्टल ही क्यों ना हो, कुछ भी लगा लो आप। सो यहाँ पर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमीडियरीज अंडर द करंट आईटी रूल इज क्वाइट ब्रॉड। It includes various services, social media platform, video communication, matrimonial websites, कोई भी ऑनलाइन कमेंट सेक्शन, सबको एक साथ जब आप ले आओगे तो फिर सब पे एक जैसी ऑब्लिगेशंस लगाओगे, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? देखो, कोई एक चीज़ है, कोई एक सेक्शन है, कोई एक कैटेगरी है जिस पे इतनी ऑब्लिगेशंस जो है वो उसको नहीं, मतलब जमती नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कैटेगरी बी की ये लाइबिलिटीज़ हैं, कैटेगरी सी की ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो कैटेगरी वाइज जब आप डिवाइड कर रहे हो तो सबकी लाइबिलिटी और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। आप सबको एक ब्रॉड सेंस में सिमिलर ऑब्लिगेशंस जो है वो लगा रहे हो, जो कि बिजनेस ग्रो करने के लिए भी दैट इज नॉट राइट, क्योंकि आपको एक तरफ तो ये वांट कि बिजनेस भी ग्रो हो और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी ग्रो हो। ऐसा नहीं हो कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऐसी लाइबिलिटीज ला दी सब पे कि ए पे तो सूट कर रही है, बी पे नहीं कर रही और बी का बिजनेस ही वहीं बैठ गया, right? So that approach needs to be changed. So this approach overlooks the fact that different types of intermediaries, they pose varying degrees of risk and harm. कोई A रिस्क ज़्यादा देता है, कोई B का रिस्क ज़्यादा है, किसी C का रिस्क कम है, right? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, उनका लार्ज यूजर बेस है, व्हाट्सएप ही लगा लो, एंड पोटेंशियल फॉर हार्म एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज लाइक मैट्रिमोनियल वेबसाइट या कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का, उसके कंपैरेटिवली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दैट इज हैविंग अ लार्ज यूजर बेस एंड पोटेंशियल फॉर हार्म, राइट? सो सबको अगर आप सेम वे से ट्रीट करोगे तो बात नहीं बनेगी। एंड treating all the intermediaries the same way not only increases the cost of doing business but also it exposes them to unnecessary liabilities. तो वो एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ ये जो डिजिटल इंडिया बिल है ये इस चीज को एड्रेस कर रहा है कि आप इंटरमीडियरीज को कैटेगराइज कर रहे हो डिस्टिंक्ट क्लासेस के अंदर बेस्ड ऑन कि अच्छा आप ये फंक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है, आप कैटेगरी ए में, ई कॉमर्स प्लेयर्स ए कैटेगरी में, सोशल मीडिया कंपनीज बी कैटेगरी में, सर्च इंजन्स। सो हर एक क्लास को देन यू विल बी गिविंग देम द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज। बात आ रही है समझ में? सो ये क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क जो न्यू लॉ के अंदर आया है दैट इज मोर इफेक्टिव एंड प्रोपोर्शनेट रेगुलेटरी रिजीम हो गई। और रही बात आगे जो आर्टिकल कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स एंड लेसन्स, आपको
हर किसी से सीखना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि अपने छोटों से भी सीखो और अपने बड़ों से भी सीखो, जो अच्छा कर रहा है उससे सीखो, वही बात है। अब अगर आपके पड़ोसी अच्छा कर रहे हैं तो पड़ोसियों से भी सीखो, कोई दूसरी कंट्री आपका फ्रेंड अच्छा कर रहा है तो आप उससे सीखो, तो सिमिलर गोज विद इट। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो दूसरी कंट्रीज ने भी ऐसे सिमिलर चेंजेस अडॉप्ट किए हैं। यूरोपियन यूनियन हैज़ अ लॉ दैट इज कॉल्ड डिजिटल सर्विसेज एक्ट, यूरोपियन यूनियन का, राइट, जहाँ पर दे हैव लाइक 3 tier ऑफ इंटरमीडियरीज। ऑस्ट्रेलिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड इट, 8-fold क्लासिफिकेशन सिस्टम है यहाँ पे। तो इंडियन गवर्नमेंट कैन ड्रॉ इनसाइट्स फ्रॉम दीज फ्रेमवर्क्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द अप्रोच। सो दिस इज what this article says. So to make sure that the new laws stays up to date, it should be flexible. Instead of having very specific categories, they should have few general ones also. Intermediaries should do risk assessment to understand their own risk और फिर आप एक्ट करो अकॉर्डिंगली, राइट। स्मॉल बिजनेसेस जो हैं दे कुड हैव फ्यूअर रूल्स टू फॉलो, ताकि आप ये भी इंश्योर करो कि वो भी ग्रो हो, राइट। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है कि इंडियन गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू मेक न्यू रूल्स फॉर टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया बिल। क्यों, वो भी नीड क्या है इसकी वो भी बता दिया। दे वांट टू इम्प्रूव हाउ टेक्नोलॉजी इज रेगुलेटेड इन द कंट्री। न्यू रूल फोकस करेंगे ऑन थिंग्स लाइक कीपिंग पीपल सेफ ऑनलाइन, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिजनेसेस को भी ग्रो करना, मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों को साथ साथ चलाना। And government realizes that the current rules treat all the technology platforms the same, even though they are different. So they want to create different categories for these platforms. They have learned from other countries that have made similar changes, and to make sure this new rules work well, they are assessing the risk that is associated with each platform. So ये पूरा आर्टिकल है डिजिटल इंडिया बिल को लेके। अब यहाँ पर मेंस के लिए एक सवाल देती हूँ, जो कि आप लिखो। अभी आपने समझा है ना, तो इस समझने को लिखने पे उतारो, अब खुद से लिखो। अगर चीज़ें समझ आ गई हैं तो जैसे मैंने आपको लगा दिया एक क्वेश्चन, डिस्कस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द करंट रेगुलेटरी रिजीम इन इंडियाज डिजिटल स्पेस एंड व्हाट इज द नीड फॉर द प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया बिल, ये सवाल है। या फिर हाउ कैन न्यू लेजिस्लेशन एड्रेस द इमर्जिंग चैलेंजेस एंड इंश्योर अ सेफर इंटरनेट इकोसिस्टम। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो इस एक्ट की नीड क्या है वो लिखो। पहला वाला एक्ट, इट डिड नॉट डील विद लाइक प्रॉपर डिफाइंड साइबर क्राइम ऑफेंसेस and it did not deal with the nuances of current cyber security landscape. IT Act failed to keep up with the growing sophistication and rate of cyber attacks. और जैसे जैसे इनोवेशन हो रही है, सो दिस एक्ट एनविसेजेस इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी। और यहाँ पर आप ऑनलाइन सेफ्टी एक पॉइंट डाल सकते हो, न्यू मैकेनिज्म्स, एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म, सेफ हार्बर, मतलब गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग दिस एस्पेक्ट ना, सेफ हार्बर प्रिंसिपल दैट अलाउज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू अवॉइड द लाइबिलिटी फॉर पोस्ट मेड बाय द यूजर्स। सो कहने का मतलब है ये सारे जो भी पॉइंट्स हमने बोले हैं अभी, आप इसको लिखो। लिखोगे तो बात बनेगी। जैसे डिजिटल इंडिया बिल के फीचर्स लिखो। बिल का एम क्या है? टू क्रिएट रेगुलेटर फॉर द इंटरनेट। मेन चैलेंज क्या था? डेटा प्रोटेक्शन का, जो यहाँ से फुलफिल होगा। बिल एम्स टू एड्रेस दिस चैलेंज। थ्रेशोल्ड विल बी ब्रॉट इनटू व्हाट एक्सटेंट कि पर्सनल डेटा जो है इट शैल बी एक्सेस फॉर लीगल पर्पसेस। तो ये सारे न्यू फीचर्स हैं डिजिटल इंडिया बिल के। क्लियर हो गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें अभी काफ़ी और आर्टिकल्स भी आएंगे। अभी बिल है ना, तो इसीलिए जब ये एक्ट बनेगा तो और आर्टिकल्स, क्योंकि देखो हिंदू में ऐसा रहता है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों ना हो, हमने देखा है कितने आर्टिकल्स उस पर आए हैं, राइट। तो जब वापस से आर्टिकल आएगा तो हम उसको लेंगे और फिर रिवाइज करेंगे। अभी थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा क्या आप कुछ है इस आर्टिकल में। आइडिया से भी ज़्यादा कुछ लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने कवर किया है इस आर्टिकल को इन डिटेल, कि आप एक मेंस का बहुत ही अच्छे से आंसर लिख सकते हो। ये बैठे हैं भैया सामने, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका नाम है रेड ईयर्ड स्लाइडर, और न्यूज़ में इसलिए आ गए हैं क्योंकि ऑफिसर्स ऑफ द कस्टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट सीज 6,850 लाइव रेड ईयर्ड स्लाइडर्स, टर्टल की स्पीशीज है। सो फ्रॉम 2 मेल पैसेंजर्स हु अराइव्ड एट तिरुचि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी स्पीशीज से कैसे भी सवाल पूछ रही है, तो कैसे भी हमें कवर करना है हर एक चीज़ को, उसके फीचर्स, वो मतलब वेज है नॉन वेज है, ये भी पूछा जा रहा है। सो वी नीड टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो जीएस पेपर 3 से भी लिंक करता है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो देखो मैं यही कहूँगी, बहुत से स्पीशीज आएंगे न्यूज़ में, तो मेक श्योर करो कि आप जितने पिक्चर्स के थ्रू उनको याद रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा चीज़ों को रिकॉल करना फाइनल एग्जाम में। अब यहाँ पर रही बात रेड स्लाइडर की, सो इट इज़ अ टर्टल स्पीशीज, पिक्चर देख ली थी। इट इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट यूएसए एंड मैक्सिको, और इट इज़ अ सेमी एक्वेटिक टर्टल फ्रॉम फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। तो मतलब इट कैन बी फाउंड इन रिवर्स, पोन्स, मार्शेज, राइट। सेमी एक्वेटिक है, इसका मतलब इट कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द वाटर सर्चिंग फॉर फूड एंड ऑल्सो लाइक्स टू बास्क ऑन द रॉक्स एंड लॉग्स, तो सेमी एक्वेटिक हो गया। बहुत से अलग फीचर्स हैं इसके। रेड स्ट्राइप्स जो मैंने आपको दिखाया बिहाइंड ईच ईयर। टर्टल की जो बॉडी है उसका जो कलर है वो वेरी करता रहता है, फ्रॉम डार्क ग्रीन टू ब्राउन, येलोइश पैटर्न भी आता है ऑल ओवर इट्स ग्रीन बॉडी। तो ये थोड़ा कलर ध्यान में रख लेना क्योंकि सवाल बन जाता है। रेड स्लाइडर्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 20 to 50 ईयर्स, 20 से 50 साल का इनका लाइफ स्पैन रहता है। डाइट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ रही है आजकल। सो दे आर ओमनीवोरस, मतलब दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एज स्मॉल एनिमल्स ऑल्सो। उनकी डाइट में प्लांट्स, इंसेक्ट्स लाइक क्रिकेट्स एंड इवन स्मॉल फिश, तो ये सब आता है। आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, तो ध्यान में रख लेना, आईयूसीएन स्टेटस इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है मीन्स के पर्सपेक्टिव से। जीएस पेपर 2 में जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ सेक्शन से आप इसको लिंक कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसी से भी लिंक हो सकता है। जहाँ पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर दे पुट फॉरवर्ड प्रपोजल क्या है, टू इंट्रोड्यूस शॉर्टर मेडिकल कोर्स फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु वुड सर्व इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरियाज। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, है ना। हाँ जी, तो देखो, रीजन बिहाइंड दिस प्रपोजल इज टू टैकल द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल रीजन्स। वी हैव सीन दैट लंबी लंबी लाइन लगी होती है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू जितने पेशेंट्स हैं इन इंडिया। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, लगभग अराउंड 65% दे लीव, मतलब अराउंड 65% लीव इन रूरल एरियाज वेयर एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इज वेरी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो इस प्रपोजल के आने के पीछे का आइडिया यही है कि डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाए और वो भी शॉर्टर ड्यूरेशन होगा, सो दैट दे कैन स्टार्ट सर्विंग रूरल एरियाज के अंदर मोर क्विकली। तो जब आप उनके मेडिकल कोर्स का ड्यूरेशन कम कर रहे हो, ये होप किया जा रहा है दैट मोर डॉक्टर्स विल बी विलिंग टू वर्क इन रूरल कम्युनिटीज। क्योंकि कोई कोर्स अगर 5 साल का होता था, आप उसको कह रहे हो कि शॉर्टर ड्यूरेशन का, यू विल बी मोर विलिंग टू वर्क रूरल कम्युनिटीज के अंदर जहां पर सर्विसेज दे आर नीडेड द मोस्ट। सो दिस अप्रोच इज नॉट यूनिक टू वेस्ट बंगाल। बाकी जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, दे हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सिमिलर इनिशिएटिव्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में नया आ रहा है, छत्तीसगढ़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ 3-year कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। सो ऐसे शॉर्टर मेडिकल कोर्सेज जब ऑफर हो रहे हैं, स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मोर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इससे ट्रेन किए जाएंगे स्पेसिफिकली टू एड्रेस द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज। सो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इन इम्प्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज इन द रिमोट एरियाज। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। आपको वो एमबीबीएस कोर्स याद आ रहा होगा, उसमें और इसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है, लेट्स सी। ये जो प्रपोज्ड शॉर्टर मेडिकल कोर्स है, इट इज़ अ 3-year डिप्लोमा प्रोग्राम। ये डिज़ाइन हुआ है फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु विल सर्व इन दी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन रूरल एरियाज। ये कोर्स वो रेगुलर एमबीबीएस कोर्स से बिल्कुल अलग है। वो जो 5 साल 5 years का वो कोर्स होता है, 5.5-year मेडिकल डिग्री प्रोग्राम, उससे इट इज़ डिफरेंट। शॉर्टर मेडिकल कोर्स हैज स्पेसिफिक फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फर्स्ट लेवल केयर इन द रूरल एरियाज। यहाँ पर इसका एम है टू इक्विप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज, ताकि वो मतलब कॉमन मेडिकल कंडीशंस को एड्रेस कर पाए, बेसिक हेल्थ केयर नीड्स को पूरा कर पाए। लेकिन रेगुलर एमबीबीएस कोर्सेज के अंदर तो बहुत मतलब ब्रॉडर रेंज होती है मेडिकल साइंस की। वो डॉक्टर्स को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस भी लें, वो एजेंडा नहीं है। शॉर्टर मेडिकल कोर्सेज के एडवांटेजेस हैं, इट मे नॉट मतलब इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस। इट मे नॉट प्रोवाइड ट्रेनीज विद सेम लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो रेगुलर एमबीबीएस कोर्स के अंदर होती है, राइट। सो यहाँ पर देर आर सेवरल बेनिफिट्स टू इम्प्लीमेंट दी शॉर्टर मेडिकल कोर्सेज। क्या क्या बेनिफिट्स है? पहला,
इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, देखो शॉर्टर कोर्सेज से मोर डॉक्टर्स विल बी ट्रेन्ड, दे विल बी डिप्लॉयड टू रूरल रीजन्स जहाँ पे शॉर्टेज है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की. Second, rapid response to healthcare needs and emergencies. So with doctors trained through the shorter courses, there can be quicker response to healthcare needs and emergencies. आप जल्दी से respond कर पाओगे. This is crucial in saving the lives also. Cost effective solution भी है. Shorter medical course is a cost effective solution, right? जहाँ पर resource constrained regions है, more efficient use हो जाएगा limited resources का ही. प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज और ज़्यादा एनहांस हो जाएंगे रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर. सो ये जो शॉर्टर मेडिकल कोर्स है, ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में जो गैप है बिटवीन द अर्बन एरिया एंड द रूरल एरियाज, इट एम्स टू ब्रिज दैट. हाँ, सेम लेवल ऑफ ट्रेनिंग है रेगुलर MBBS कोर्सेज जैसी नहीं मिलेगी. इट सर्व्स एज अ बट अ वैल्यूएबल स्टेप दैट विल इम्प्रूव द हेल्थ केयर एक्सेस एंड सर्विसेज इन द अंडर सर्व्ड रीजन्स. लेकिन ये तो इसका प्लस साइड है, हमें तो ड्रॉबैक्स भी देखने हैं. ड्रॉबैक्स क्या है? लिमिटेड स्पेशलाइजेशन से आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग नहीं मिलेगी इन द कॉम्प्लेक्स मेडिकल फील्ड्स. सो द डॉक्टर्स हु कंप्लीट दिस कोर्स मे नॉट हैव दैट स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो कि आज के टाइम पे रिक्वायर्ड है टू ट्रीट दी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशंस. पहली बात. दूसरी बात, shorter courses may not provide enough practical exposure to the healthcare challenges, right? जो conditions that are found in the rural areas. So this lack of exposure could limit their understanding. दूसरी बात. Third point is potential dilution of medical education standards. So there are concerns that introduce a shorter course might lower the standards of medical education क्योंकि quality से compromise हो सकता है. फिर फोर्थ पॉइंट इज पोटेंशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स. मतलब जो लेस क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो रूरल एरियाज में और अर्बन सेटिंग्स में मोर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स, तो इट विल लीड टू डिस्क्रिमिनेशन. इट डज नॉट एड्रेस दी अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल इशू. अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल इशू क्या है? इनएडुकेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसेंटिव्स लैक होना, लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज होना. सो ये एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है. सो दैट आई होप अभी आपको क्लियर हो गया है कि क्या इसके ड्रॉबैक्स है, क्या इसकी शॉर्टकमिंग्स है. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब होता है तो ये जानेंगे. एंड थीम क्या थी ये आपको पता होना चाहिए. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस आर्टिकल. सो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है ये आर्टिकल, ये दिन किस लिए है. वर्ल्ड ड्रग डे 26 जून को होता है, हर साल होता है. इट इज डिसाइडेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली in 1987 टू स्ट्रेंथन द एक्शन एंड कॉपरेशन इन अचीविंग अ वर्ल्ड फ्री ऑफ ड्रग अब्यूज. थीम इस बार की है पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम बोलते हैं ना, तो वही ये आर्टिकल कह रहा है. इस बार की थीम भी यही कह रही है. मेन पर्पस इस दिन का यही है, कंट्रीज को एनकरेज करना अराउंड द वर्ल्ड टू वर्क टुगेदर टू एलिमिनेट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग. सो इस बार की थीम फोकस कर रही है ऑन ट्रीटिंग पीपल हु यूज ड्रग्स विद रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी. It emphasizes the importance of providing evidence-based and voluntary services to those जिनको ज़रूरत है. Promote alternatives to punishment और preventive efforts को priority बनाओ. कैंपेन का एम यही है टू कॉम्बैट द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल हु यूज द ड्रग बाय प्रमोटिंग रिस्पेक्टफुल नॉन जजमेंटल लैंग्वेज और एटीट्यूड आपको रखना रहेगा. सो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू रेज अवेयरनेस अबाउट ड्रग अब्यूज एंड लोगों को भी एनकरेज करना टू ट्रीट द इंडिविजुअल्स विद कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग, और साथ ही साथ चैलेंजेस को भी एड्रेस करना. ठीक है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली सर्टिफाइड बेलिज एज फ्री ऑफ मलेरिया. तो ये है आपकी वो जगह जिसको हमने पढ़ना है. ये कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है? तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द कैरिबियन कोस्ट ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड it is positioned in the northern and western hemisphere. It is bordered by Mexico to the northwest, Guatemala to the west and Caribbean Sea to the east. ये मैप में देखो, इधर हो गया मैक्सिको ऊपर हो गया और इधर हो गया कैरिबियन सी. सो इट ऑल्सो शेयर्स अ वाटर बाउंड्री. इधर हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना. देखो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का है. सेकेंड लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड वो है मेसोअमेरिकन बैरियर रीफ. और ये जो बेलिज बैरियर रीफ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस
Mesoamerican Barrier Reef only, right? So it is the second largest reef system in the world after Great Barrier Reef in Australia, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. मैप में खुद से लोकेट करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, इसीलिए मैं यही बोलूँगी, मेक श्योर कि आप मैप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें. एक मेंस का आंसर आज ज़रूर रखें, और जो भी हम कवर करते हैं लाइक मंडे टू सैटरडे, उसको संडे को रिवाइज ज़रूर करो. तो ये सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. सेशन अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.